भारत में फिल्म, गानों, वीडियोस पर विवाद होना अब आम सी बात हो गई है। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्मों ने भी इन विवादों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली है। 20 जनवरी को गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को जैसे ही भारत में यूट्यूब पर अपलोड किया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको IT एक्ट 2021 के इमरजेंसी प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया। इसके साथ साथ वो सभी ट्वीट्स जिनमें इस वीडियो के लिंक्स दिए गए थे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। JNU में डॉक्यूमेंट्री के सार्वजनिक शो को बंद करने के लिए परिसर की लाइट काट दी गई और जो लोग ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे उन पर पथराव की भी घटना सामने आई और जमकर विवाद हुआ। आखिर ऐसा क्या था उस डॉक्यूमेंट्री में जो भारत सरकार को इतनी जल्दी उस पर एक्शन लेना पड़ा, और सरकार अपने ही नागरिकों से ऐसा क्या छिपाना चाह रही है जो उस डॉक्यूमेंट्री में है, और गुजरात दंगों से जुड़ी मोदी के बारे में ऐसी क्या जानकारी डॉक्यूमेंट्री में है जो पहले कभी सामने नहीं आई। इस वीडियो में इत्मीनान से चर्चा करूंगा। डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानने से पहले हम गुजरात दंगों पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में कथित मुसलमानों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 59 हिंदू कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया में गुजरात में कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। गुजरात में कई दिनों तक दंगे चलते रहे। सवाल उठे कि जिन्हें रोकने में पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दंगों में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें 790 मुस्लिम, 254 हिंदू शामिल थे। दंगों के बाद उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान खड़े हुए कि उन्होंने दंगाइयों को फ्री हैंड दिया हुआ था। पुलिस को निर्देश दिए हुए थे कि वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दंगों के बाद से कई जांच समितियां बनी, कोर्ट में मुकदमे चले, कई गवाह भी सामने आए जिन्होंने नरेंद्र मोदी को ही गुजरात दंगों का कसूरवार ठहराया। लंबे समय तक मोदी को इन सवालों से जूझना पड़ा। विदेशी सरजमी पर पाबंदी लगी, पर 2019 के अंत में नरेंद्र मोदी को इन सब आरोपों से क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी की गुजरात दंगों में इन्वॉल्वमेंट पर सभी लगभग शांत हो चुके थे, पर अभी जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आती है तो फिर से इस मुद्दे को ज्वलंत कर देती है। आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या नया था जो पहले कभी सामने नहीं आया। दरअसल डॉक्यूमेंट्री में एक ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री को विवादास्पद बनाने का मूल कारण यही रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पर मोदी और प्रशासन को दंगों को न रोकने, उचित कार्रवाई न करने और पुलिस बल को कोई एक्शन न लेने का आरोपी बताया गया है। डॉक्यूमेंट्री के पहले भाग में कई इंटरव्यूज, आर्काइव्स, क्लिप्स भरे हुए हैं, जिसकी शुरुआत इमरान दाऊद नाम के एक विक्टिम से शुरू होती है, जो बताता है कि किस तरह उसके 2 अंकल और उनका ड्राइवर उन दंगों में मारे गए थे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री गोधरा कांड पर छोटी सी टिप्पणी करती है। डॉक्यूमेंट्री में तब के ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ, तब दंगों को कवर करने वाली और नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने वाली महिला पत्रकार जिल मेजवेरिंग के साथ स्वपन दास गुप्ता, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के भी नेताओं के इंटरव्यूज किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री वस्तुतः मोदी पर ही केंद्रित रहती है, जिसमें उनकी राजनीतिक शुरुआत से लेकर दंगों में भूमिका के बाद बढ़ते राजनीतिक ग्राफ को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री में उन वीडियोस, इंटरव्यूज, अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप भी है, जिसमें बीजेपी मंत्री और अपराधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार गोधरा के हादसे के बाद मोदी ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी बड़े मंत्री और पुलिस अफसर शामिल थे और उनको आदेश दिए थे कि आने वाले दिनों में जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको होने देना है, रोकना नहीं है। डॉक्यूमेंट्री में हिरेन पांड्या और संजीव भट्ट जैसे गवाहों की कहानियों को भी शामिल किया गया है, जो यही आरोप लगा रहे थे कि किस प्रकार मीटिंग बुलाकर मोदी ने पुलिस को एक्शन लेने से रोका, जिनमें हिरेन पांड्या की रहस्यमय हालत में हुई मौत और संजीव भट्ट को हुई उम्र कैद की सज़ा मोदी पर और भी सवालिया निशान खड़ा कर देती है। सालों तक चली तमाम जांच, SIT की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में यही निर्णय सुनाया कि PM मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और ना कोई भी आरोप सिद्ध हुआ है। डॉक्यूमेंट्री इस कारण से अंत तक अपना निर्णय सुनाने से बचती रही, पर अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य मोदी को ही उसका असली गुनहगार बताना था। बल्कि खुद स्वपन दास गुप्ता डॉक्यूमेंट्री में कहते नजर आ रहे हैं
कि जो लोग मोदी को इसमें आरोपी घोषित कर रहे हैं उनका उद्देश्य विक्टिम को न्याय दिलाना नहीं, ना ही उनकी मुसलमानों से कोई सहानुभूति, बल्कि वे मोदी के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ को रोकना चाहते हैं। 2 एपिसोड वाली ये सीरीज ऑफिशियली भारत में रिलीज नहीं हुई थी, बल्कि ब्रिटिश बीबीसी टेलीविज़न पर रिलीज हुई। 19 जनवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के बयान के बाद ही इस मामले ने भारत में तूल पकड़ा, जिसमें वो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पूर्वाग्रह, पक्षपाती प्रोपेगेंडा का हिस्सा और औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार बता रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने के पीछे कई कारण बताए, जिनमें डॉक्यूमेंट्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विश्वास न करने, न्यायालयीय प्रक्रिया पर आरोप लगाने, 2 समूहों के बीच अराजकता फैलाने, विदेशी सरकार के काम के बारे में निराधार आरोप लगाने की बात कही गई है। विपक्ष हमेशा की तरह बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। मोदी की तुलना हिटलर से की जा रही है, पर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि फिल्म, गाने, डॉक्यूमेंट्री अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से बैन होती आ रही है। सरकार अपनी सुविधा अनुसार कंटेंट को बैन करती है, मीडिया पर कंट्रोल करती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, कोई भी सरकार करे। इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया था। यही नहीं, उनके साथ साथ शत्रुघ्न सिंह, देवानंद जैसे कलाकारों की फिल्में दूरदर्शन पर बैन कर दी गई थी। यही नहीं, इस क्रम में पंडित नेहरू भी पीछे नहीं रहे। जी हाँ, पंडित नेहरू जी ने सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा जैसे हजारों लोकप्रिय गीत लिखने वाले दिग्गज गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को मुंबई की जेल में 2 साल के लिए सिर्फ इसलिए डलवा दिया था कि उन्होंने अपनी एक कविता में नेहरू की तुलना हिटलर से कर दी थी, जिस कविता के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। अगर नेहरू जी की तरह नरेंद्र मोदी हिटलर शब्द से नाराज होकर लोगों को जेल भिजवाते तो आप सोचिए कितने हजार लोग जेल में होते। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार ने इस पर बैन लगाकर दरअसल इसको और अधिक प्रसारित ही किया है। और इस डॉक्यूमेंट्री में मोटे तौर पर ऐसा कुछ नहीं है जो पहले किसी को पता नहीं था, यानी यह तमाम बातें 2 दशकों से कही जा रही है, सुनी जा रही है, सार्वजनिक पटल पर हैं, सच और झूठ के बीच झूल रही है। यह बात सच है कि इस अदालत का कोई भी निर्णय आता है, हम सिस्टम के तहत अदालत के निर्णय को स्वीकार करने के बाध्य हैं, लेकिन उस पर विश्वास करें इसके लिए बाध्य नहीं है। तो ये मेरी समझ कहती है। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको नहीं मान रहे हैं। लगता है कि साक्ष्यों में तोड़ मरोड़ की जा सकती है, कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ये तमाम बातें उनके मन में हैं। तभी आज भी नरेंद्र मोदी को उसका गुनहगार बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो ब्रिटिश मीडिया या ब्रिटिश की जांच ये साबित कैसे कर सकती है कि ये लोग गुनहगार है या नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं। तो इन तमाम तथ्यों को हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार शामिल करता है, उसका इस्तेमाल करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।